Assalamu alaikum students. In today's video, we will discuss further 10 MCQs of the past paper which was conducted by Higher Education Department for lecturer and subject specialist biology with correct option and explanation. So stay tuned with us till the end. MCQ number 74 is which form of DNA is described by Watson-Crick model. Watson-Crick ने DNA के लिए मॉडल दिया था, तो उसने कौन सा फॉर्म DNA का डिस्क्राइब किया था. वैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, इट इज़ ऑफ द डबल हेलिक्स DNA. दे एक्सप्लेन्ड दैट द DNA इज़ अ डबल हेलिक्स लेडर लाइक DNA का स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्म है. लेकिन यहाँ पर कुछ और फॉर्म्स दी हुई हैं, BDNA, ZDNA, ADNA. सो रिमेंबर दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द DNA. BDNA, ZDNA और ADNA. ADNA and ZDNA, these are right-handed DNA. इसके अलावा जो BDNA है, these are left-handed DNA. मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में DNA मौजूद होता है, इट इज़ BDNA, इट इज़ लेफ्ट हैंडेड BDNA, एंड दिस BDNA इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक मॉडल. MCQ number 75 is the non-protein part of an enzyme is known as. enzymes हैं which are not functional if they are single. लेकिन जब वो combine होते हैं किसी non-protein part के साथ या किसी proteinaceous part के साथ, किसी organic part के साथ वो combine होते हैं, तो तभी वो functional हो जाते हैं. जो non-protein part हैं, जब ये enzyme के साथ combine होता है, तभी ये enzymes फंक्शनल हो जाते हैं. इन नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर्स भी बोलते हैं. इसके अलावा इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर्स. अब अगर ये हमारे पास ऑर्गेनिक पार्ट हो, कोई भी विटामिन हो, कोई भी ऑर्गेनिक पार्ट हो, तो उसको फिर हम बोलेंगे कोएंजाइम. दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच आर एसोसिएटेड विद द एंजाइम्स. MCQ number 76 is Western blotting is the technique used for the determination of. तो एक हमारे पास सॉदर्न ब्लॉटिंग होती है, एक हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग है. These are the techniques which are mostly used in the biotechnology. अब ये हमारे पास लेबोरेटरी टेक्निक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और यहाँ पर प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई या इसको डिटेक्ट किया जाता है. इसके अलावा जो सॉदर्न ब्लॉटिंग है, उसके थ्रू हम DNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस में यूज़ होता है. तो वो जो टेक्निक है वो काफ़ी क्लासिक है और वो पहले यूज़ होती थी, अब ये यूज़ नहीं होती. तो उस टेक्निक में ये था कि DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया करते थे थ्रू सॉदर्न ब्लॉटिंग. MCQ number 77 is identify the input sequence format in BLAST. This MCQ is taken from the bioinformatics. और ये जो सीक्वेंस यूज होता है BLAST के लिए, दिस इज FASTA. It means fast all. MCQ number 78 from the general portion. MCQ number 79 is male breast cancer is strongly linked with mutations in. तो मोस्टली जो मेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, दिस इज़ एसोसिएटेड विद BRCA1, BRCA2. इसके अलावा ये जो जीन्स हैं, इसमें से जब म्यूटेशन हो जाती हैं, इससे ना सिर्फ मेल ब्रेस्ट कैंसर बनता है, बल्कि प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर जो है वो भी इससे बन सकता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है. द मेल मोस्ट कॉमन जो कैंसर्स हैं, दीज आर दी मोस्ट कॉमन टाइप की जो कैंसर्स हैं, दीज आर ब्रेस्ट कैंसर अमंग दी फीमेल्स and the prostate gland cancer among the males. Remember that the cancers are the product of mutation in the genes. अब ये जो कह रहे हैं कि मेल ब्रेस्ट कैंसर इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद. तो वैसे जो हमारे पास मेल ब्रेस्ट कैंसर है ये काफ़ी रेयर है, लेकिन ये जो है कौन से जीन में म्यूटेशन मोस्टली होती हैं, BRCA2. इस जीन में जब म्यूटेशन होती हैं तो दिस लीड्स टू मेल ब्रेस्ट कैंसर, और ये ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया. आउट ऑफ 100 7 आर ऑब्जर्व टू हैविंग मेल ब्रेस्ट कैंसर, और यहाँ पर जो है 1 आउट ऑफ 100. तो ये वाला जो म्यूटेशन है वो यहाँ पर इस जीन में ज़्यादा होती हैं, तभी then this leads to male breast cancer. MCQ number 80 is when white light is passed through a prism, it splits into 7 कलर जिससे आते हैं, which is Vibgyor. These are actually 7 colors. MCQ number 81 is which group does not contain polyp? So polyp, actually they are talking about the polymorphism.
एंड पोलीमॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम नाइडेरिया, या इसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। अब जो सिलेंट्रेटा की एग्जांपल्स हैं, सिलेंट्रेटा में हमारे पास 4 क्लासेस इंक्लूडेड हैं। दीज आर क्लास एंथोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास काइफोजोआ, और इसके अलावा दूसरी क्लास भी है क्यूबोजोआ। तो दीज बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेटा, उसके क्लासेस हैं ये, और उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक थ्रू आउट द फाइलम की ये है कि उसमें पॉलीमॉर्फिज्म होती है, एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैलकेरिया जो है, दिस बिलोंग्स टू फाइलम पोरिफेरा, दिस इज अ स्पंज एंड द स्पंजेस लेक्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। उसके बाद MCQ नंबर 82 है, आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। अब इसमें से सारे हमारे पास पॉलीमरेज के टाइप्स दिए हुए हैं कि इसमें से जो थर्मोस्टेबल का मतलब है कि हीट स्टेबल, कि जो जितने भी हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तब भी वो स्टेबल हो और उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉलीमरेज है जो कि थर्मोस्टेबल नहीं है? तो PFU पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, दीज आर थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज 3 जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इट इज़ नॉट अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। अगर टेम्परेचर जो है वो 103 डिग्री F तक पहुंच जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर हो, तो फिर जो है सारे एंजाइम्स काम करना छोड़ देते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें से DNA पॉलीमरेज भी काम छोड़ देता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA नहीं होता फर्दर, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है एंड इट इज़ नॉट अ थर्मोस्टेबल। उसके बाद MCQ नंबर 83 है, अपार्ट फ्रॉम हियरिंग व्हाट अदर मेजर बॉडी फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय द ईयर। तो हियरिंग के अलावा ईयर का क्या फंक्शन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, नर्व प्रेशर रिडक्शन, हार्मोन सिक्रीशन, बॉडी बैलेंसिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ईयर जो है हमारे पास ये हियरिंग ऑर्गन है, ऑडिटरी ऑर्गन है, इसके हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। एज अ ऑडिटरी ऑर्गन भी ये काम करता है, ऑडिटरी ऑर्गन का मतलब ये है कि हियरिंग ऑर्गन है। इसके अलावा ये बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी को इक्विलिब्रियम में भी रखता है। का जो स्ट्रक्चर है इसमें से हमारे पास आउटर ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। तो इनर ईयर में हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है विच इज़ नोन एज कोक्लिया, और उस कोक्लिया की वजह से दिस ईयर इज एन ऑडिटरी ऑर्गन। बॉडी बैलेंसेस, एज अ बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन दे कंटेन स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज वेस्टिब्यूल अपरेटस। अब वेस्टिब्यूल अपरेटस की वजह से ये जो ईयर है ये बॉडी को बैलेंस रखता है, पोजीशन में रखता है। उसके बाद MCQ नंबर 84 है, an abrupt change from anaerobic to aerobic process give rise to immersion effect, Hill reaction, posture effect, Blackman's law। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इट इज ऑप्शन नंबर C, posture effect। अब जो एनएरोबिक से एरोबिक प्रोसेस में टर्निंग होती है, चेंज होता है abruptly, दिस इफेक्ट इज नोन एज posture effect। मोस्टली हमारे पास जो एन एरोब्स हैं, फॉर एग्जांपल अब यीस्ट है हमारे पास, तो यीस्ट एक फंजाई है, फंगस है, एन एरोबिकली इसका मेटाबॉलिक पाथवे एन एरोबिक होता है। अब इस यीस्ट में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल नहीं होता बल्कि फर्मेंटेशन हो जाती है और इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्कोहल्स बनते हैं, अल्कोहल, और इस तरीके से सारी एथेनॉल या कोई भी टाइप का अल्कोहल यहाँ पर बन सकता है। तो अल्कोहल्स यहाँ पर बनते हैं। क्रेब्स साइकिल कोई माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं होते। पायरुवेट जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का वो इंटर नहीं होता इन दी फर्दर पाथवे, फर्दर कंप्लीट पाथवे, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता। एनएरोबिक का मतलब है कि दे रिस्पायर और दे मेटाबोलाइज दी फूड पार्टिकल विदाउट ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस जो है, रिमेंबर दैट ग्लाइकोलिसिस इज द एनएरोबिक स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस डज नॉट नीड ऑक्सीजन। तो इस वजह से ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होता है इन द एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में जब ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होता है तो उससे जल्दी से हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, अल्कोहल्स आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी भी बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो टाइम लगता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो यहाँ पर यूज़ नहीं होता, यहाँ पर उस पर टाइम नहीं लगता और ना ही एनर्जी वेस्ट होती है, बस यहाँ पर सिंपली ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में जो ग्लूकोज हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होती है।
क्योंकि वो जल्दी जल्दी ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ये टाइम कम लेता है। तो जब ग्लाइकोलिसिस का स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अल्कोहल हमारे पास आ जाता है, फिर नेक्स्ट ग्लूकोज, फिर इस तरीके से साइकिल जो है वो जल्दी जल्दी होते रहते हैं। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो होती हैं उसकी मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्टर रेट में होती हैं, लेकिन यहाँ से जो एटीपी की प्रोडक्शन है दीज आर लो। एटीपी यहाँ पर कम बनते हैं एज कम्पेयर टू द एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक पाथवे वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। अब एरोबिक रिस्पायरेशन में ये होता है कि पहले ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद चूँकि ऑक्सीजन अवेलेबल होता है टू दैट ऑर्गेनिजम्स, इस वजह से क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसके रिजल्ट में 31 या 29.5 ATPs हमारे पास बनते हैं एज कम्पेयर टू द 2 ATPs फॉर्म्ड इन दी एनएरोबिक पाथवे। तो यहाँ पर ATP का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस, लेकिन ATP की प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज की कंजम्पशन है वो कम होती है। रिमेंबर दैट द ग्लूकोज कंजम्पशन इन aerobic organisms are greater as compared to the glucose consumption in anaerobic organisms। लेकिन फिर anaerobic में जब ग्लूकोज की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है लेकिन यहाँ पर ATP हमारे पास कम बनते हैं, यहाँ ग्लूकोज कंजम्पशन कम हो रही है, ATP हमारे पास ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो एब्रप्ट चेंज होता है फ्रॉम anaerobic टू aerobic प्रोसेस, दिस लीड्स टू पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट हमारे पास क्या है? तो पास्चर इफेक्ट इज द स्लोइंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। As a result, more ATP is produced, and we know that more ATP is produced under aerobic conditions than under anaerobic conditions. Therefore, less glucose is consumed aerobically. So इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पास्चर इफेक्ट। ये एब्रप्ट चेंज है फ्रॉम द एनएरोबिक टू एरोबिक वन। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होता है तो ये इनहिबिट करता है, इसलिए द इनहिबिशन, दिस इफेक्ट इज द इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। इस तरीके से कंप्लीट इनहिबिशन तो नहीं होती लेकिन स्लो हो जाता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। क्योंकि वो स्लो इसलिए हो जाता है कि वहाँ पर पायरुवेट जो बन रहा होता है वो एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में और फिर उससे फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। Okay students, this is the end of this video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.